Hello friends, welcome to my channel Nagin Group of Education. Today we are discussing about the class 12 chemistry chapter number 3 chemical kinetics. Now बच्चों chemical kinetics जब भी हम अभी चैप्टर स्टडी कर रहे हैं तो इसके अंदर व्हाट यू हैव स्टडी अबाउट रीडिंग दिस चैप्टर कि आप क्या सीखेंगे जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो यू विल स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स अगर आपने रिएक्टेंट लिया है तो हाउ मच इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और अगर आपने प्रोडक्ट लिया है तो हाउ मच इज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्लियर. रिएक्शंस सिंगल स्टेप में हो रही है, मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही है, क्या रिएक्शन का मैकेनिज्म है. तो यू ऑल दीज टॉपिक्स हैज़ टू बी क्लियर इन दिस चैप्टर. So let's start. Chemical kinetics help us to understand how chemical reactions occur. कि chemical kinetics आपको क्या हेल्प करेगी कि chemical reaction हो ही कैसी रही है, कैसे हो रही है वो. ठीक है. नो केमिस्ट्री बाय इट्स वेरी नेचर इज कंसर्न विद चेंज. भाई केमिस्ट्री को अगर हम पढ़ते हैं तो जनरली किससे कंसर्न करता है, चेंज को. एंड सब्सटेंस विद वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज आर कन्वर्टेड बाय द केमिकल रिएक्शन इनटू अदर सब्सटेंस. भाई कोई सब्सटेंस है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है, वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ होने के बाद भी वो ऐसी चीज़ों में चेंज हो रहा है कि वो दूसरी प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो रहा है, दूसरे सब्सटेंसेस में चेंज हो रहा है, और अल्टीमेटली दूसरे सब्सटेंस में चेंज होने के बावजूद वो अपनी प्रॉपर्टी को डिफरेंट कर जाता है. तो फॉर द एनी केमिकल रिएक्शन केमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट. अब केमिस्ट क्या ट्राई कर रहा है फाइंड आउट करने की. फर्स्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विच कैन बी प्रिडिक्टेड बाय थर्मोडायनेमिक. ठीक है. केमिस्ट क्या चाहना चाह रहे हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन फिजिबल क्यों होती है विद रिस्पेक्ट टू थर्मोडायनेमिक. ठीक है. अगर डेल जी लेस देन 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज फिजिबल. ठीक है. क्योंकि हमें पता है डेल जी जो होती है वो लेस देन, यानी डेल जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव. इफ़ द डेल जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी. ठीक है. क्लास 11 चैप्टर में हमने पढ़ा था बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी. किसी भी रिएक्शन के फिजिबिलिटी के लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल जी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव. मीन्स उसकी इंटरनल एनर्जी गॉज ऑन डिक्रीजिंग होनी चाहिए ही चाहिए. उसको बोला हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो वो फिजिबल है. फिर दूसरी बात क्या कह रहा है, एक्सटेंट टू विच अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम ए केमिकल इक्विलिब्रियम. कि भाई किस एक्सटेंट तक कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रही है. ठीक है. वो किससे पता चलेगी, उसकी केमिकल इक्विलिब्रियम से. कि द एक्सटेंट ऑफ विच ए रिएक्शन विल प्रोसीड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स केमिकल इक्विलिब्रियम. नाउ सी स्पीड ऑफ रिएक्शन. सी क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू इट्स कंप्लीशन. कि भाई जो भी रिएक्शन टाइम ले रही है इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए, अपनी कंप्लीशन के लिए, तो वो उसका क्या कहलाएगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन. तो जनरली केमिस्ट जो थे वो इन तीन बातों को ध्यान में रखना चाहते थे. पहली बात क्या थी बेटा, डेल जी जो होनी चाहिए वो नेगेटिव. स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन को वो पढ़ना चाह रहे थे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आता था, गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो लेस देन होनी चाहिए थर्मोडायनेमिकली, और वो रिएक्शन फिजिबल है. सेकेंड कहता है कि रिएक्शन जो है विच विल प्रोसीड कैन बी डिटरमाइन. कि भी एक्सटेंड, भी रिएक्शन किस हद तक जाएगी, कैसे जाएगी, कितनी जाएगी, वो कैसे बताएंगे, बाय इट्स इक्विलिब्रियम. कैसे पता चलेगा, बाय इट्स इक्विलिब्रियम. और सी हमें पता चली उसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन को देखकर. ठीक है. अलॉन्ग विथ फिजिबिलिटी एंड एक्सटेंट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू नो द रेट एंड द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर इट्स कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. कि ऑल तो ठीक बात है, अभी फिजिबिलिटी या किस एक्सटेंट तक रिएक्शन जा रही है, इसकी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है टू नो द रेट. भाई रेट मीन्स अगर एक रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो कितनी डिक्रीज हो रही है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर बढ़ रही है तो कितनी इंक्रीज हो रही है प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन. ठीक है. इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू नो द रेट एंड द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. कि ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी भी रिएक्शन की रेट को फाइंड आउट करना और उनके फैक्टर्स को फाइंड आउट करना फॉर इस कंप्लीशन अंडरस्टैंडिंग, अगर मुझे इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंड करनी है तो.
For example, which parameter determine as to how rapid food gets spoiled. ठीक है, कि कौन से पैरामीटर जो आपको डिटरमाइन करेंगे कि कैसे आपका फूड जो है बड़ी जल्दी स्पॉइल हो रहा है. हाउ टू डिज़ाइन ए रैपिडली सेटिंग मटेरियल फॉर डेंटल फिलिंग, कि भाई वो जो सेटलिंग मटेरियल जो रैपिडली जो सेटलिंग मटेरियल है डेंटल फिलिंग के लिए जो डिज़ाइन किया गया है वो क्या है. और व्हाट कंट्रोल द रेट एट विच फ्यूल बर्न्स इन एन ऑटो इंजन, कि ऑटो के इंजन में किस रेट से जो है फ्यूल्स बर्न कर रहा है. ऑल दिस क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. और वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कौन सी आपकी, केमिकल काइनेटिक्स. द वर्ड काइनेटिक्स ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेसिस विच मीनिंग मूवमेंट. भाई जो काइनेटिक्स वर्ड है काइनेसिस वर्ड से निकाला गया लैटिन लैंग्वेज में, जिसका जो ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, मूवमेंट. Now thermodynamics tells only about the feasibility of a reaction, whereas chemical kinetics tell about the rate of a reactions. थर्मोडाइनमिक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो थर्मोडाइनमिक होती है वो सिर्फ हमें क्या बताएगी कि ये रिएक्शन फिजिबल है कि फिजिबल नहीं है, जबकि आपकी केमिकल रिएक्शन क्या बताएगी, रेट ऑफ ए, भाई रिएक्शन की स्पीड से कैसे चल रही है वो आपको कौन बताएगा, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. Now, for example, thermodynamic data indicate that diamond shall convert graphite. भाई थर्मोडाइनमिक आपको ये डाटा इंडिकेट ये करता है कि कैसे डायमंड जो होता है, सॉरी ग्रेफाइट जो होता है वो डायमंड में कन्वर्ट होता है ना, कि भाई किस तरह से आप ग्रेफाइट को किस में बदलते हो, डायमंड में, डायमंड को किस में कन्वर्ट करते हो, ग्रेफाइट. बट इज रियलिटी द कन्वर्जन रेट इज स्लो दैट द चेंज इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल. अगर हम रियलिटी में देखें तो इनका कन्वर्जन रेट इतना स्लो है ना कि आप उसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, है ना. तो देयरफॉर मोस्ट पीपल थिंक दैट डायमंड इज़ फॉर एवर. तो हर कोई ये सोचता है डायमंड हमेशा ही है. काइनेटिक स्टडी नॉट ओनली हेल्प अस टू डिटर्मिन द स्पीड ऑफ द रिएक्शन of a chemical reaction but also describe the condition by which the reaction rates can be altered. काइनेटिक्स आपको सिर्फ यही नहीं बताता रिएक्शन की स्पीड, लेकिन और क्या बताता है कि किस रेट से किस कंडीशंस में वो रिएक्शन चल रही है. एंड द फैक्टर्स, और क्या बताएगा आपको, एंड द फैक्टर्स such as concentration, temperature, pressure, catalyst affect the rate of a reaction. At the macroscopic level, we are interested in the amount reacted. अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं तो हम किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं कि अमाउंट रिएक्टेड और फॉर्म्ड एंड द रेट ऑफ देयर कंजप्शन और द फॉर्मेशन, कि किस रिएक्शन में किस अमाउंट में कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है या फॉर्म हो रहा है, कितनी रेट उसकी कंजप्ट हो रही है या फॉर्मेशन हो रही है. एट द मॉलिक्यूलर लेवल द रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व ओरिएंटेशन. ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, ओरिएंटेशन पे, मतलब किस साइड से रिएक्टेंट जो आके अटैक करेगा. एंड एंजाइम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और एनर्जी की मॉलिक्यूल्स के एंजाइम्स क्या है, अंडरगोइंग कोलिजन, कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते होंगे अल्टीमेटली क्या बनते होंगे, प्रोडक्ट. तो किस रेट से कोलाइड कर रहे हैं और किस तरह के प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं. तो इस यूनिट में वी शैल बी डीलिंग विद द एवरेज एंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन. तो अब हम इसमें क्या सीखेंगे बेटा, व्हाट इज एवरेज एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. तो लेट्स सी व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो आई विल गिव यू एग्जांपल. सपोज ए कन्वर्टेड इनटू बी. ठीक है, नाउ रेट हमेशा स्मॉल चेंज होता है तो दैट विल बी द डेल एक्स, या रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, है ना, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्योंकि भी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, लेकिन दोनों बराबर होगा क्योंकि ए जितना डिक्रीज करेगा उतना ही क्या होता है, बढ़ा. किसी भी रिएक्शन की रेट निकालनी है, चाहे वो रिएक्टेंट की निकालनी हो चाहे वो प्रोडक्ट की निकालनी हो, तो रिएक्टर प्रोडक्ट को हम किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से. रिएक्टेंट की निकाले तो यू विल शो द माइनस साइन. जस्ट हेयर द माइनस साइन इंडिकेट ओनली द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. और आगे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के आगे आप किसका साइन लेंगे, प्लस का. एंड द प्लस साइन ओनली इंडिकेट इंक्रीज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन.
So some reactions such as ionic reactions are very fast. आयनिक रिएक्शन तो इतनी फास्ट होती है, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड अकर इंस्टेंटेनियस बाय मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। जब सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड डाला जाता है तो रिएक्शन इंस्टेंटेनियसली क्या हो जाती है, एकदम से हो जाती है। ऑन द अदर कुछ रिएक्शन इतनी स्लो होती है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन जो एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में होती है। ऑल दीज आर द रिएक्शन लाइक इन्वर्जन ऑफ द केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ द स्टार्च विच प्रोसीड विद ए मॉडरेट स्पीड। कुछ रिएक्शन तो इतनी कम जल्दी हो जाती है, कुछ रिएक्शन इतनी धीरे से होते हैं, लेकिन कुछ कैसी होती है जो मॉडरेट स्पीड की होती है, तो विच प्रोसीड विद द मॉडरेट स्पीड। तो कैन यू थिंक द मोर एग्जाम्पल फ्रॉम विच कैटेगरी? Now, you must be knowing that speed of a automobile is expressed in terms of change in the position or the distance covered by it. कि अगर आपको ऑटोमोबाइल की स्पीड को दिखाना है तो आपको क्या दिखाना पड़ता है, उसकी स्पीड में कितनी चेंज आई है, कितनी पोजीशन यानी उनकी डिस्टेंस कितनी चेंज की है इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि इस पीरियड ऑफ टाइम में उसने इतनी डिस्टेंस कवर की है। एंड द स्पीड ऑफ रिएक्शन और द रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। या तो चेंज होएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या फिर चेंज होएगा प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration. Now the rate of decrease in concentration of any one of the reactant or rate of increase in the concentration of any of the product. तो हम इसको hypothetically reaction consider करते हैं। Here the R converted into product, R किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ जब हमने रिएक्शन की शुरुआत करी थी एट टाइम t1 और आफ्टर टाइम t2 व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो मान के चलो जब टाइम t1 था तब कंसंट्रेशन थी R, आफ्टर सम टाइम व्हेन द टाइम t2 कंसंट्रेशन हो गई R1। तो अब कैसे निकालेंगे, अगर आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है डेल R कैसे निकालोगे, हाइयर माइनस लोअर, और डेल टी कैसे निकालेंगे, हाइयर माइनस लोअर। सो हेयर आर चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। अब आपको एक मोल रिएक्टेंट दे रखे हैं जो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, 1 मोल प्रोडक्ट में। अगर आप R1 और P1 कंसंट्रेशन मान लें एट टाइम T1 एट द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन एंड R2 एंड P2 इज द कंसंट्रेशन एट टाइम T2। नाउ डेल टी हाइयर माइनस लोअर, T2 माइनस T1, डेल आर हाइयर माइनस लोअर यानी R2 माइनस R1 एंड प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट P1। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, द स्क्वायर ब्रैकेट्स इन द अबव एक्सप्रेशन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टूडेंट्स आप कैसे दिखाएंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अगर R आपका किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में। अब R क्या है, रिएक्टेंट, P क्या है, प्रोडक्ट। नाउ अब आपका रिएक्टेंट चेंज हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। नाउ अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होएगी, प्रोडक्ट की इंक्रीज होएगी। तो हमें दो वैल्यूज लेके चलना होता है, हाइयर माइनस लोअर। तो चेंज इन डेल मीन्स चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रिएक्टेंट है टेकिंग द माइनस साइन। तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ नेक्स्ट इज अगेन R किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में। नाउ क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा तो प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration of product with respect to time. Now this is called rate of appearance of P, कि भाई किस appearance से रेट प्रोड्यूस रिएक्टेंट डिक्रीज होएगा और किस रेट से जो है प्रोडक्ट आपका डिक्रीज। तो ना हम इस तरह से रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले सकते हैं। सिंस अगर आपने नोटिस किया हो जब हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलते हैं तो अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखे वी कैन राइट इट लाइक दिस, रेट, दिस इज कॉल्ड द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द
time and taking the minus sign. Now, what is the sign indicate? This sign indicate the concentration of the reactant is decreasing. This sign indicate that the concentration of reactant decreases. It is multiply with -1 to make the rate of reaction positive quantity. ना अब इसको जो ये इक्वेशन आपने पढ़ी है बेटा कि जो आपने डेल पी बाई डेल टी या फिर माइनस डेल आर बाय डेल टी, नाउ दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ना एवरेज रेट ऑफ जो रेट होती है वो डिपेंड करती है चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर डैट चेंज टू अकर, कि वो किसके हिसाब से होता है? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जो टाइम चेंज हो रहा है. Now if we plot the graph, क्योंकि concentration, this is the concentration of reactant versus T, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी. और जैसे जैसे अगर हम कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी. टाइम इंक्रीज, concentration of product increase, time increase, concentration of reactant is decreases. Now for this graph we can easily calculate the average rate of reaction. In this we can use 2 points. Suppose मुझे इस ग्राफ में एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पे क्या निकालनी है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. नाउ हेयर वी विल गेट टेम्परेचर T1, कंसनट्रेशन R1. नाउ स्कोर मिलाइए, टेम्परेचर T2, R2. तो आप कैसे निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसनट्रेशन? नाउ माइनस डेल आर बाय डेल टी मीन्स R2 माइनस R1. कैसे निकालेंगे? R2 माइनस R1 अपॉन में T2 माइनस T1. सेम हेयर अगर मुझे कोई प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट में 2 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे. नौ इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे क्योंकि यहाँ से मुझे प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन मिलेगी और यहाँ से टी. नाउ सपोज दिस वन इज P1, तो ये टाइम हो जाएगा T1. नाउ जब इसको इसके मिलाएंगे तो ये टाइम हो जाएगा T2 और ये प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन हो जाएगी P2. नाउ रेट चेंज कैसे निकालेंगे? P2 माइनस P1 इक्वल T2 माइनस T1. We can easily solve it. Clear? Now for taking the instantaneous, ठीक है. सपोज मुझे क्या निकालनी है? इंस्टेंटेनियस. सपोज मुझे इसी पॉइंट पे निकालनी है, किसी एक पॉइंट पे ग्राफ प्लॉट करना है. सपोज मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना है, ठीक है, या मुझे इस पॉइंट पे निकालना है. तो वी हैव इस पॉइंट पे मिलाने के लिए मुझे क्या प्लॉट करना पड़ेगा? इसके ऊपर डेट विल बी द टेंजेंट. मुझे क्या प्लॉट करना पड़ेगा? अगर मैं प्रोडक्ट लेती हूँ तो इस पॉइंट पे निकालना, तो मुझे क्या प्लॉट करना पड़ेगा? टेंजेंट. और जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट द चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि स्लोप हमेशा में क्या देगा? दिस डेल पी बाय डेल टी. स्लोप हमेशा क्या देगा आपका? इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? डेल पी बाय डेल टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नाउ नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ द कंसनट्रेशन. नाउ अगर मैं यूनिट ऑफ द कंसनट्रेशन देखूँ, क्योंकि रेट जो ऑफ रिएक्शंस होती है वो क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसनट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नाउ इसका मतलब कंसनट्रेशन अपॉन में टाइम. कंसनट्रेशन की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड. तो मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स. तो कंसनट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल इनवर्स एंड सेकेंड inverse. However, in the gaseous reaction, the concentration of gases are expressed in terms of their pressure, that is atmospheric, second inverse. Now here the question is कि for the concentration of this butyl chloride, chlorobutane at different times given below. Now अगर हम ब्यूटाइल क्लोराइड में वाटर डालते हैं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द ब्यूटेनोल एंड प्लस HCl. ना जब हम देखा 0 सेकेंड में कंसनट्रेशन 0.10, 50 पे 0.09, 100 पे 0.08, 150 सेकेंड पे
0.007, 200 पे 0.008. नाउ दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिक्रीज करती चली जा रही है. तो वी कैन डिटर्मिन द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओवर डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, thus determine the rate of the average rate of dividing the delta R. So how? This is your graph, this is your data कि 0.100, this is a concentration of chloro ब्यूटेन. अब मोल्स पर लीटर टाइम कितना है ये, ठीक है ना. आपको क्या दे रखा है टाइम, तो यू हैव टू कैलकुलेट T2 माइनस T1 एंड R2 माइनस R1. यू कैन ईजिली सॉल्व इट बाय टेकिंग दिस कि R2 माइनस R1, T2 माइनस T1. तो इट कैन बी सीन डैट द एवरेज फॉल रेट जो है वो फॉल करेगी जब आप दो टेम्परेचर, दो आर, और वो भी कौन सी, साइमल्टेनियसली अगर आप वैल्यूज़ लोगे तो आपका जो रेट है वो फॉल करेगा 1.90 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड में, और अप टू दिस में 0.4 into 10⁻⁻⁴. However, the average rate cannot be used to predict the rate of reaction. लेकिन एवरेज रेट हमेशा रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की प्रोडिक्शन नहीं करती एट इंस्टेंटेनियस. सो इट वुड बी कांस्टेंट फॉर द टाइम इंटरवल फॉर विच इट इज़ बी कैलकुलेटेड. तो इंस्टेंटेनियस मीन्स ऑन द स्पॉट. अगर इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्टेंट, देन हाउ कैन यू कैलकुलेट? इट इज़ ऑब्टेन व्हेन वी कंसीडर द एवरेज रेट एट अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर एवरेज रेट को किसके ला कर लें, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम टेंड्स टू जीरो, है ना. अप्रोच डेल टी अप्रोच करेगा जीरो क्योंकि इंस्टेंटेनियस है फॉर द पॉइंट ऑफ सेकेंड्स के लिए. तो दैट्स वाई आपका डेल टी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को. नो, अगर मुझे रेट एवरेज निकालनी हो तो मैं कैसे निकालती हूँ, माइनस डेल आर बाय डेल टी इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी. ठीक है. नाउ ये तो थी एवरेज, लेकिन एवरेज बिकम क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस व्हेन डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो. क्लियर. सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एवरेज आर इंस्टेंटेनियस निकालने को, हायर दैट डेल इज कन्वर्टेड इनटू डी आर, वेरी स्मॉल चेंज. तो अब आर इंस्टेंटेनियस किस में हो जाएगी, माइनस डी आर बाय टी टी विच इज इक्वल टू माइनस डी पी बाय डी टी. तो वी कैन इजली सॉल्व इट. तो जो हमने ग्राफ प्लॉट किया, वी विल टेक दिस ग्राफ एंड वी हैव सी दिस कि विद द इंक्रीज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग. It can be determined graphically by drawing a tangent at time t. आप graphically निकाल सकते हो जब आप टाइम tangent ड्रॉ करते हो on either of the curve for the concentration of r and p versus t, calculating its slope. तो instantaneous 600 सेकेंड पे देखते हैं. तो 600 सेकेंड पे देखो, अगर हम वैल्यूज़ देखें, ठीक है, 600 सेकेंड पे क्या तो मेरी है कंसंट्रेशन. ठीक है. तो यहाँ से हम ग्राफ देखते हैं ऑन द 600 सेकेंड. सो जो वैल्यूज़ आपको दे रखी है वही आपने यूज़ करनी है कि 600 सेकेंड पे आपकी क्या वैल्यूज़ है. तो देखा 0.0165 माइनस 0.037 डिवाइडेड बाय 800 माइनस 400 कम्स आउट टू बी 512 इंटू 10⁻⁻⁵. एट 250 सेकेंड, एट 350 सेकेंड एंड 450 सेकेंड आप क्या निकाल सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्वर प्लस क्लोरीन गिव राइज सिल्वर क्लोराइड. यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ सिल्वर इक्वल टू rate of change of chlorine equal to rate of change of टी. तो वो क्या कहलाएगा, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. वी कैन इजीली रिप्रेजेंट इट. ठीक है. तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम एज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट. अगर कोई रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है तो उसी हिसाब से क्या बन रहा है, आपका प्रोडक्ट बन रहा है. बट द फॉलोइंग रिएक्शन 2 moles ऑफ दिस हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज into 1 mole of H2 and I2. तो हाउ कैन वी सी दिस,
अब इस इक्वेशन को कैसे देखेंगे, रेट इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, जो आगे कॉफिशिएंट होता है वो हो जाता है 1/2, मतलब जो भी आपको कॉफिशिएंट है वो 1 हो जाता है, तो -1/2 डी एच आई बाय डी टी इक्वल टू डी H2 बाय dt इक्वल टू di2 by dt. So this is the rate of a chemical reaction. And similarly, if you see this reaction 5 bromate ions plus 6s positive ion to form bromine plus water. So here 1/5 d या del Br negative by del T equal to BrO3 negative del T by del bromate ions upon में del T equal to -1/6 DH positive by del T equal to 1/3 Br2 by del T and plus 1/3 the water by del T. Now for a gaseous reaction at constant temperature, concentration is directly proportional to the pressure. अगर अपने प्रेशर के टर्म में लेना है तो जो कंसंट्रेशन होती है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. सिंस रेट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट. नाउ सी आई हैव दिस क्वेश्चन. Decomposition of this nitrogen pentoxide in CCl4 N2O5 CCl4 में डिकम्पोज कर रहा है. जब मॉनिटरिंग की गई तो इनिशियल कंसंट्रेशन पाई है 2.33. इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 2.33. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आफ्टर 184 मिनट्स क्या हुआ, initially the concentration of N2O5 is 2.33 moles per liter and after 184 minutes and 84 मिनट्स के बाद वो रिड्यूस हो गई है किस में 2.08 में. शुरू में कितनी थी 2.33 लेकिन 184 मिनट्स के बाद चेंज हो गई है 2.08 और रिएक्शन ऐसे प्रोसीड कर रही है. तो आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है मिनट्स में, आर में, सेकेंड में. तो फर्स्टली वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. रेट इज इक्वल टू, रेट कैसे निकालेंगे 1/2 माइनस 1/2 DN2O5. देखो सी दिस फॉर्मूला -1/2 DN2O5 बाई डेल टी विच इज इक्वल टू 1 बाय, अब वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी तो हमें पता करना पड़ेगा क्योंकि वो N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 2.33 और रिड्यूस हो रही है 2.08. तो हम कैसे निकालेंगे 2.08 माइनस 2.33 and it comes out to be 6.79 10 to the power -4. ये आया आपका मोल्स पर लीटर पर मिनट. लेकिन मुझे किस में निकालना है आर में. नाउ हमें पता है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 देन डिवाइडेड बाय 60 और जब आप लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी 4.07 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल्स पर लीटर पर आर. और सेकेंड में बदलना है तो 1 आवर में कितना होता है 60 सेकेंड. तो यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय विद 60. तो योर इन 60 यू कैन ईजिली सॉल्व द रेट ऑफ अ रिएक्शन. नाउ तो हम देखें कि हम इजीली क्या कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते थे. तो हमने निकाल ली कि भाई एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आवर्स में मिनट्स में कैसे निकाल जाती है. नाउ अब हमने निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन. अब रेट ऑफ प्रोडक्शन तो कहता है डी -1/2 डेल N2O5 अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू 1/4 N2 अपॉन में dt. अब हमें देखते हैं हमें वैल्यूज किसकी दे रखी है. नाउ हेयर 1/4 इंटू DNO2 बाई dt. हमने NO2 की वैल्यू देखो ऊपर बेटा सॉल्व भी की है ना कि भाई N2O5 से इनिशियली द कंसनट्रेशन जो N2O5 की दिस है 184 मिनट्स के बाद ये हो गई है. तो अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी ये हो गई. रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया निकालना. रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज 1/4 इंटू DNO2 बाई डेल टी एंड इट कम्स आउट टू बी 6 क्योंकि हमें पता है
की जो वैल्यूज़ है 6.79। NO2 की वैल्यूज़ क्या आई है आपकी? अभी हमने यहाँ से सोल्व करा है कि NO2 की वैल्यू किसके इक्वल आई है। अगर हम NO2 को किसके इक्वल करेंगे, N2O5 के इक्वल करेंगे। कैसे? -1/2 डी N2O5 अपॉन में dt। ठीक है, -1/2 डी N2O5 dt। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1/4 डी NO2 dt। Now if you see this you can easily solve the question 1/2, क्योंकि एवरेज रेट तो आपने निकाल लिया है। आपने मिनट्स में भी निकाला, आपने आवर में भी निकाला और आपने किस में देखा है, मिनट्स में भी देखा है। लेकिन अब मुझे निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। लेकिन ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं और N2O5 की रेट हम निकाल चुके हैं एंड इट कम्स आउट टू बी 6.79 10 to the power -4, and this multiply by 4 and it comes out to be 2.72 10 to the power -3. Now there is a question that is for the reaction, for this reaction that are converted into product, where the reactant changes from 0.03 m to 0.02 m। यानी फाइनल कंसंट्रेशन है 0.02 m, इनिशियल है 0.03 m और टाइम है 25 मिनट्स का। ठीक है, और आपको क्या निकालनी है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स आपको क्या निकालनी है, रेट। नाउ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बट विद माइनस साइन। नाउ रेट कैसे निकालेंगे, फाइनल कितनी है 0.02 माइनस 0.03 divided by 25 minutes and you will get the answer. Now here same कि concentration decreases from 0.5 to 0.4, तो माइनस फाइनल 0.4 minus 0.5 divided by time. Here the concentration is 10 minutes. Clear? So आपको क्या मिल जाएगा, रेट हो जाएगा ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो एक तो होता है कंसंट्रेशन, एक होता अगर लिक्विड है तो कंसंट्रेशन, लेकिन अगर गैस है तो प्रेशर। एक होता है टेम्परेचर और एक होता है कैटलिस्ट। तो हमने तीनों को 1 by 1 डिटेल स्टडी करना है। तो फर्स्ट इज़ द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन, कि भाई कंसंट्रेशन कैसे डिपेंड करती है। वी नो डैट कि रेट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। The rate of a chemical reaction at a given temperature depend upon the concentration of one or more reactant or the product। हमेशा reactant की concentration पे और product की concentration पे depend करती है। और generally किस पे, concentration of the reactant। rate of reaction in terms of concentration of the reactant, जिसको हम क्या बोलते हैं, rate law। कहने का मतलब है rate law क्या कहता है, सपोज मेरे पास ये इक्वेशन है A + B गिव राइज C। तो अगर मैं इसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालने बैठूंगी तो रेट कैसे निकालेगा, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर यहाँ पे कोई स्टाइकोमेट्री है तो ईच टर्म रेज टू इट्स स्टाइकोमेट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट लो। दिस टेबल 3.1 वो हमें क्या शो करेगी, 3.1 टेबल कि रेट ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होती है जैसे जैसे टाइम बीतेगा। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज होती है। लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे क्या हो जाती है, इंक्रीज करने लग जाती है। तो यहाँ से आई हैव दिस इक्वेशन ए, suppose general equation A where the capital is the reactant and small a is the coefficient that is given by the balanced chemical equation, that is the number of moles। A B give rise C plus D D।
अब मुझे इस पर रेट लो लगाना है, तो रेट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ईच कॉफिशिएंट रेज टू इट्स पावर। ए के आगे जो कॉफिशिएंट है वो उसकी ए के पावर में चला जाएगा, और जो स्मॉल बी जो कॉफिशिएंट है वो कैपिटल बी की कंसंट्रेशन की पावर में चला जाएगा। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, दैट इज इक्वल टू के, वेयर के इज कॉल्ड द रेट कांस्टेंट। ये तो तब है, लेकिन जब हम एक्चुअल में जब रिएक्शन लिखते हैं तब हम ए बी नहीं लिखते, तब हम रेट कैसे निकालते हैं? रेट इज इक्वल टू ए एक्स डॉट बी वाई। तो दिस इज द कंसंट्रेशन, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए its power concentration A and B its power is Y, where x and y वो आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कॉफिशिएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, तो यहाँ से हम रेट कैसे निकालेंगे बच्चे? हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं यहाँ से के को बोलती हूँ, जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, अगर मुझे ये डिफाइन करना है तो मुझे दोनों रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या लेनी पड़ेगी? यूनिटी। जब हम इन दोनों की यूनिटी लेते हैं तो जो रेट आती है वो किसके इक्वल होती है? रेट कांस्टेंट के इक्वल आती है। तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो रेट लो को। तो रेट लो क्या कहता है बच्चे? कि रेट लो इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ, जो रिएक्शन की रेट होती है वो किस टर्म्स बोलेंगे? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विथ ईच टर्म रेज टू सम पावर। कि हर एक टर्म किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? रेट लो क्या कहता है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट and each term raised to its power and which may or may not be its balanced stoichiometric coefficient। वो ज़रूरी नहीं है कि वो बैलेंस्ड हो या ना हो। सपोज मेरे पास ये इक्वेशन है, अगर मैं इस पे रेट लो लगाना चाहूँगी तो आप इस इक्वेशन पे रेट लो कैसे लगाओगे? रेट इज इक्वल टू के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट and each term raised to its power. This is called rate law. We can measure the rate of a reaction as the function of the initial concentration either by keeping the concentration of one of the reactant constant, या तो किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दो या किसी दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दो। मीन्स एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपको क्या रखनी है? कांस्टेंट। यू कैन ईजिली फाइंड आउट द के। सपोज दिस, अगर इनिशियल कंसर्न, अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी बच्चे? NO+O2 गिव राइज टू NO2, है ना? तो अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रही हूँ? 0.30। आपको कितनी दे रखी है? 0.30। एंड सीधी थर्ड इसमें भी 0.30। यानी आपने क्या करी है? इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी है किसकी? NO की। और आपकी ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो आपकी कांस्टेंट है, लेकिन आपकी जो इसकी जो O2 की कंसंट्रेशन है वो आपकी क्या कर रही है? वेरी। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर आप देखना चाहेंगे तो आपका जो के की वैल्यू आ रही है, इनिशियल रेट फॉर्मेशन आ रही है, डेट इज़ 0.096 एंड 0.192, अप्रॉक्सीमेट डबल, है ना? अप्रॉक्सीमेट क्या आ रही है? डबल वैल्यू आ रही है। लेकिन अब मैंने क्या करा, अगर मैं इन NO की कंसंट्रेशन को तो कांस्टेंट रखती हूँ, लेकिन वैरी किसकी करती हूँ? O2 की कंसंट्रेशन को वैरी करती हूँ। तब आपकी वैल्यूज़ देखो, ये भी ऑलमोस्ट डबल ही आ रही है। तो हमें ये बताता है कि जो रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ऑब्वियस आफ्टर लुकिंग द रिजल्ट, जब आप रिजल्ट देखते हो इसमें, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ NO इज डबल, अगर NO की देखो पहले 0.30 थी, फिर आपने क्या कर दी? 0.60। ठीक है, और ऑक्सीजन की आपने कांस्टेंट रखी हुई है, तो इनिशियल इंक्रीज जो है वो इंक्रीज 0.96 से देखो किस में चली गई? 0.38 पे। इनिशियल देखो 0.096 से किस पे गई है? 0.384 पे। तो हमें ये ऑलमोस्ट आपका सम फैक्टर हो गया, फैक्टर ऑफ द 4 टाइम्स। एंड दिस इंडिकेट दैट, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रही है? स्क्वायर पे, तो इसका मतलब अल्टीमेटली कितने टाइम इंक्रीज कर गया? 4 टाइम। दिस यू गेट द रेट डिपेंड अपॉन द स्क्वायर ऑफ द ये हमें ये बताती है कि रेट किस पे डिपेंड कर रही है? स्क्वायर ऑफ द रेट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO। और लेकिन जब आप NO को कांस्टेंट रखते हो
और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन डबल रखते हो तो रेट डिपेंड करेगी फर्स्ट पावर पे। तो रेट इक्वेशन आपकी मतलब आपकी रेट इक्वेशन कैसी हो जाएगी, लाइक दिस कि रेट इज इक्वल टू के NO पावर टू ऑक्सीजन। नाउ ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन 1 है तो ओनली 1 कंसनट्रेशन पे डिपेंड करेगी, जबकि NO किसकी कंसनट्रेशन पे, डबल अमाउंट पर डिपेंड करेगी। नाउ यहाँ से अब मैं क्या निकाल सकती हूँ, रेट, जिसको मैं कैसे लिखती हूँ, -dr/dt इज इक्वल टू के, वेयर के इज द रेट कांस्टेंट, NO2O2। We observed that for this reaction, rate equation derived from the experimental data that the exponents of the concentration term are the same as the stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation। तो इस इक्वेशन में तो मुझे पता चला बच्चे कि भाई अगर आप कोई बैलेंस NO प्लस O2 गिव राइज NO2, यही इक्वेशन थी, ठीक है। तो 2NO, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2NO। तो जब मैंने इसके ऊपर रेट लो लगाया तो इसकी पावर तो हो गई स्क्वायर और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हो गई 1 और आपकी रेट निकल के आ जाती है। तो ये तो बात ठीक है क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल कफिशिएंट पर डिपेंड कर रही है, लेकिन ऐसी भी इक्वेशंस होती हैं जो बैलेंस्ड केमिकल कफिशिएंट पर डिपेंड करती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिस, क्लोरोफॉर्म में Cl2 गैस पास करी, क्या बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड और प्लस HCl। जबकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखें तो रेट जो होती है किसकी, क्योंकि हमने तो कंसंट्रेशन लेनी है किसकी, रिएक्टेंट की, तो CHCl3, ये बात तो ठीक थी। लेकिन Cl2 की किस पे डिपेंड करी है, हाफ कंसंट्रेशन पर। तो हमें ये बताता है कि रेट लो ज़रूरी नहीं है कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कफिशिएंट पर ही डिपेंड करे, वो किस पे डिपेंड कर सकती है, जो एक्चुअली में रेट लो एक्सप्रेस करता है उस पर भी डिपेंड करती है। सेम एयर अगर एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करें, एस्टर्स में पानी वाटर पास करें तो यू विल गेट द एसिड एंड यू विल गेट द इथेनॉल। रेट लो किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ द दिस एस्टर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर। तो यहाँ से अगर मैं रेट लो निकालने बैठूंगी, रेट इज इक्वल टू के, रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। इसकी पावर तो 1 पावर पे, लेकिन इस पे डिपेंड करती ही नहीं है, वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती ही नहीं। तो रेट लो फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय merely looking at the balanced chemical equation theoretically but must be determined experimentally। Now order of reaction in the rate law, ठीक है। अब कोई भी रेट लो आपने लगाई है तो रेट किसी भी XYZ कोई भी इक्वेशन है तो रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के, ये आपके सपोज कोई दो रिएक्टेंट है, इसकी पावर X, इसकी पावर Y। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है सम ऑफ दिस पावर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, सम ऑफ दिस पावर। तो XY इंडिकेट हाउ सेंसिटिव द रेट टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। XY क्या इंडिकेट करेगी कि A और B की कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है, और जब आप इनको ऐड करते हो X प्लस वाई तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें मिल जाती है, ठीक है। XY हमें क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A एंड B। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चे, sum of power of the concentration of the reactant, sum of powers of the concentration of reactant in the rate law expression। rate law expression में जो powers को आप sum करते हो वो उसकी क्या कहलाएगी, order of reaction। so this equation rate is equal to, आपको रेट कंसंट्रेशन क्या दे रखी है 1/2, हेयर कंसंट्रेशन इज 3/2। तो रेट कैसे निकलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेगा, 3/2 प्लस में 1/2, 3/2 प्लस में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 + 1 इज इक्वल टू 4/2 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कम्स आउट टू बी 2। दिस इज कॉल्ड द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होता है, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आता है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2 आता है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन।
नाउ नेक्स्ट इज बी. नाउ अब यहाँ पे मैंने ऑर्डर देखा 3/2 प्लस -1, तो 3/2 -1/1. जब आप सॉल्व करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 3 - 1 कम्स आउट टू बी 1/2, कम्स आउट टू बी 1/2. 3 - 2 कम्स आउट टू बी 1/2. यानी ये कैसी ऑर्डर रिएक्शन है? हाफ ऑर्डर रिएक्शन. कैसी है? हाफ ऑर्डर रिएक्शन. नाउ अब जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते हैं ना, वो फिर भी हमें ट्रू पिक्चर तो बता ही नहीं रही है कि भाई उसकी कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है. तो हम जनरली एक केमिकल इक्वेशन को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि अगर कोई ऐसी केमिकल इक्वेशन है जो सिंगल स्टेप में हो जाती है, अगर केमिकल रिएक्शन किस में हो रही है, ओनली वन स्टेप में ही पूरी हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन. क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट्री रिएक्शन. और अगर वो हो रही है मोर देन 2-3 स्टेप में, मोर देन स्टेप में, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. तो ध्यान रखना है, जनरली हम मैकेनिज्म दो तरह से पढ़ते हैं. अगर वन स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो एलिमेंट्री रिएक्शन, और मोर देन 2 और मोर स्टेप्स में हो रही है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. नाउ दीज मे बी कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन टू CO2. समझते हो बच्चे आप इस रिएक्शन को? C2H6 प्लस में O2, बर्निंग ऑफ इथेन, है ना. तो ये हमेशा CO2 बनाएगा, वाटर बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा? हीट एनर्जी. तो ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन टू CO2 एंड वाटर पासिस थ्रू ए सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप. इस इथेन को CO2 बनाने में वेरियस स्टेप्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, जिसमें एल्डिहाइड भी बन सकता है, अल्कोहल भी बन सकता है, एसिड भी बनता है, रिवर्स रिएक्शन एंड द साइड रिएक्शंस. ठीक है, तो वेरियस रिएक्शन यू कैन टेक. नाउ नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट. Now again this is my general equation, AA plus BB give rise CC plus DD. Now put the rate law on this equation. Rate is equal to K concentration A, concentration of B, and each term raised to its power. Now हमें पता है हमें किसकी निकालनी है? रेट कांस्टेंट की यूनिट. नाउ रेट किस पे डिपेंड करेगी एक्चुअली में? कैसे निकालोगे आप? नाउ यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है. नाउ रेट इज इक्वल टू के, ठीक है, एंड दैट इज द कंसंट्रेशन. नाउ मुझे के निकालना है, तो रेट अपॉन में कंसंट्रेशन. रेट के नीचे क्या होगा? कंसंट्रेशन. अब ये पता नहीं है इसकी पावर्स कितनी हो सकती है, ठीक है. तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आएगी? रेट की, ठीक है. तो x प्लस वाई यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, तो यहाँ से मुझे के निकालना है. रेट अपॉन में कंसंट्रेशन. नाउ लेट्स लास्ट विद दिस. रेट को हम कैसे निकलते हैं? रेट कैसे निकालते हैं बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम. तो इस रेट का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम इनटू ये जो 1/A⁴x और B⁴x है, वो भी आपकी कंसंट्रेशन. अब ये नहीं पता कितनी पावर है, तो हम n लेके चलते हैं. इंटू 1/कंसंट्रेशन पावर n, ठीक है. नाउ जब हम इसकी यूनिट्स देखते हैं, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल्स पर लीटर इंटू सेकेंड, ठीक है, इंटू 1/कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर इंटू n, है ना. कितनी भी यूनिट हो सकती है. सो ये यूनिट कम्स आउट. अब आपको ये देखना है बच्चे, क्योंकि यूनिट जो होती है रेट लो की कांस्टेंट नहीं होती है. रेट लो की यूनिट कांस्टेंट नहीं होती है, वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास इक्वेशन क्या है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स कंसंट्रेशन पर रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करती है. तो डेट मीन्स ऑर्डर क्या है? ज़ीरो. यानी एन की वैल्यू क्या है? ज़ीरो. तो आप कैसे लिख लेंगे? कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम इंटू 1/कंसंट्रेशन पावर n, ठीक है. कंसंट्रेशन होती है मोल्स पर लीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, इंटू 1/मोल्स पर लीटर पावर ज़ीरो. ना इसकी पावर ज़ीरो, तो ये चीज़ ख़त्म. तो आपकी यूनिट क्या रह जाएगी? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. तो दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर
reaction. Now come to first order reaction. Moles per liter per second into 1/moles per liter. अब हो जाएगा n. ठीक है, तो ये n तो ख़त्म ही हो गया. सपोज ये n तो ख़त्म ही हो गया. अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इससे कैंसिल, तो आपका क्या रह जाएगा, सेकेंड इनवर्स. तो जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आएगी तो यूनिट क्या होगी आपकी, सेकेंड इनवर्स. नाउ नेक्स्ट, अब है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. मोल्स पर लीटर अपॉन में सेकेंड इंटू, अब इंटू क्या, 1/मोल्स पर लीटर. अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मोल्स पर लीटर इंटू सेकेंड अपॉन में मोल स्क्वायर अपॉन में लीटर स्क्वायर. ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स. तो हम यूनिट को देख के हम ये निकाल सकते हैं कि उसकी ऑर्डर कौन सी पाएगी. नाउ सी दिस क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट कितना, 2.3 × 10⁻⁻5. तो अगर आप ये देखें, ऐसे तो हम नहीं बता पा रहे, मैंने पीछे की यूनिट देख दी और यूनिट क्या है, लीटर पर मोल पर सेकेंड. क्या है, लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड. तो इसका मतलब ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. अब देखो सेकेंड में पीछे की यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स. दिस इज सेकेंड इनवर्स. तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. Now your next topic is molecularity of a reaction. Another property of a reaction called molecularity. ठीक है, अब molecularity क्या होती है, मतलब एक रिएक्शन में कितने आयन कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और या मॉलिक्यूल है तो कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, रिएक्ट करने वाले स्पीशीज, मतलब एटम है तो एटम, आयन है तो आयन, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स. टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शंस, जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है, आपने कितने स्पीशीज़ लिए हैं ताकि वो आपस में कोलाइड कर जाए ताकि केमिकल रिएक्शन हो सके. तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ. तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कि अगर एटम है तो आयंस, मॉलिक्यूल्स, ये कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस में. एलिमेंट्री रिएक्शंस का मतलब वन स्टेप, जो किस में हो रही है, वन, जो रिएक्शंस वन स्टेप में भी पूरी हो जाए वो कौन सी होती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस. ताकि वो आपस में टकराते रहें, कोलाइड करते रहें और क्या लेके आए, केमिकल रिएक्शंस को लेके आए. तो उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन. तो यहाँ से आपको एग्जाम्पल दे रखा है, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट. जब अमोनियम नाइट्रेट डीकम्पोज करता है देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ N2 गैस एंड वाटर. नाउ बाई मॉलिकुलर रिएक्शंस, तो ये बाई मॉलिकुलर रिएक्शंस इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली कोलिजन ऑफ, दिस इज यूनिमोलिकुलर. देखो कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करें, ओनली वन मॉलिक्यूल, किसका, अमोनियम नाइट्रेट का. तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. नाउ सी दिस इक्वेशन, 2Hi + H2 + I2. इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2. इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. क्लियर. नाउ कम टू दिस ट्राइमोलिक्यूलर टेट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन इन्वॉल्व साइमेट्री कोलिजन. अब अगर हम देखें 2N + O2, यानी 2 तो हमारे पास चाहिए NO के मॉलिक्यूल और 1 चाहिए ऑक्सीजन, तो टोटल कितने हो गए, 3 मॉलिक्यूल. इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, ट्राइमोलिक्यूलर. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड एंड रिएक्ट साइमल्टेनियसली इज वेरी स्मॉल. अब क्या होता है, 3 तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर आपके रिएक्टेंट यानी आयंस और मॉलिक्यूल और एटम 3 से ज़्यादा हैं तो जो प्रोबेबिलिटी होती है कोलिजन की वो कम होती रहती है. ठीक है, और इसलिए रिएक्शन जो होती है विद द मॉलिक्यूलैरिटी 3 आर वेरी रेयर एंड स्लो टू प्रोसीड. इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी 3 बहुत ही कम होती है, 3 से ज़्यादा बहुत ही कम होती है. या फिर मतलब मॉलिक्यूलैरिटी अगर टेट्रा मॉलिक्यूलैरिटी या पेंटा मॉलिक्यूलैरिटी तो उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है. तो सपोज दिस इक्वेशन देखें, इन दिस देयरफॉर एविडेंट दैट द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स.
स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन मस्ट हैव टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप. देखो क्लोरेट आयन रिएक्ट विद फेरस सल्फेट आयन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट फॉर्म द पोटेशियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट प्लस में वाटर मॉलिक्यूल. नाउ दिस रिएक्शन विच अपरेंटली सीम्स टू बी 10th पावर, देखा जाए तो 6 + 3 9 और +1 10. इसका मतलब ये किस में जाएगी, 10th पावर में जाएगी, यानी ये आपका 10 मॉलिकुलर की रिएक्शन है. बट एक्चुअली में देखें तो ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है. सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, ओनली सेकेंड ऑर्डर की, मतलब रिएक्टेंट की ओनली सेकेंड पावर पर ही डिपेंड करती है. ठीक है. विच स्टेप, इसको मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल हैं आपस में कोलाइड कर रहे हैं, 10 तो मॉलिक्यूल ले लिए और वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन इसकी मोलिकुलैरिटी 10 भी नहीं है. इसकी मोलिकुलैरिटी कितनी है, 2. मतलब ये बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है. इसका मतलब इसका मैकेनिज्म में कोई स्टेप ऐसा आता होगा जिसमें वो किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी पावर इज 2. क्लियर. तो दिस शोज दैट दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द सेवरल स्टेप. विच स्टेप कंट्रोल द रेट, और फिर कौन सा स्टेप इस ओवरऑल रिएक्शन को कंट्रोल करे बैठा है, तो वो हम कौन सा बताएंगे, वो स्टेप, जो स्टेप कैसा होगा, स्लो स्टेप. हमेशा किसी भी रिएक्शन को कितने स्टेप्स में लिख लें, जो स्लो स्टेप होगा वही आपका क्या बताएगा, रेट को डिटरमिन करेगा. फॉर एग्जाम्पल, चांसेस टू विन द रिले रेस कॉम्पिटिशन बाय अ टीम डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट पर्सन इन द टीम. अगर आपको रिले रेस जीतनी है ना, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, जो बिल्कुल धीरे चलेगा उसके ऊपर. तो वो जो स्लो स्टेप होगा वही आपका कौन सा स्टेप होगा, रेट डिटर्मिंग स्टेप. सो सी दिस रिएक्शन, जब हम पेरोक्साइड में आयोडाइड आयंस पास करते हैं विद इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन. जब मैंने इसके ऊपर रेट टू लगाया, दैट इज DH2/O2 गिव राइज DT. और कंसनट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, H2O2 और आयोडीन नेगेटिव दोनों. मीन्स जो रेट होती है वो किस पे डिपेंड करेगी, कि H2O2 की कंसनट्रेशन पर भी और आयोडीन की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है. इसका मतलब हम इसको किस तरह से लिखें, कि कितने स्टेप में लिखें. एक स्टेप ऐसा ज़रूर आएगा जिसमें ये दोनों कंसंट्रेशन यूज़ होंगी, दोनों रिएक्टेंट यूज़ होंगे, और वो कैसा होगा, स्लो स्टेप मिलेगा. तो हम देखते हैं इसको 2 स्टेप्स में मैकेनिज्म को कंप्लीट करते हैं. पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आयोडाइड आयन ने अटैक करा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H2O, और क्या बन गया, आयोडेट्स, IO नेगेटिव, आयोडीन विद दिस आयोडेट्स, IO नेगेटिव. ठीक है. नाउ अब गया आयोडीन विद +3 चार्ज. नाउ अब ये आयोडेट्स H2O2 पे लिंक करेगा. अब अल्टीमेटली जाके क्या बनता है, H2 + आयोडीन नेगेटिव प्लस में ऑक्सीजन. अब दिक्कत ये, दोनों ही स्टेप्स कैसे हैं, बाई मॉलिकुलर. ये भी H2O2 और I नेगेटिव, H2O2 + IO नेगेटिव. बट स्पीशीज IO नेगेटिव को अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट. क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट. क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट. सिंस इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि ये सिर्फ एक रिएक्शन के करते हुए बनी है, रिएक्शन को कराते हुए बनी है, लेकिन ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नहीं आई है. जब आप उसको ओवरऑल बैलेंस करेंगे तो IO नेगेटिव से कैंसिल हो गया, I नेगेटिव से कैंसिल हो गया. तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, H2O2 2 मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस में ऑक्सीजन. तो ओवरऑल जब बैलेंस करोगे उसमें ना तो आयोडेट्स हैं ना आयोडाइड आयंस है. तो जब हमने इन 2 स्टेप्स की रीडिटर्मिंग करी, तो दिस वन इज़ द स्लो स्टेप. जो फर्स्ट स्टेप है वो कैसा है आपका, स्लो स्टेप है. इसका मतलब ये कैसा स्टेप आएगा, रेट डिटर्मिंग स्टेप. तो इस स्टेप पे आप क्या लगाएंगे, अपनी इक्वेशन, और वो कौन सी इक्वेशन होगी, रेट लो. तो इस डिस्कशन से हमने क्या कंक्लूजन निकाला बच्चा, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है. आप अपनी मर्जी से बैलेंस इक्वेशन करके आप नहीं बता सकते. तो ये ज़ीरो भी हो सकती है, इवन फ्रैक्शन में भी आ सकती है, लेकिन मॉलिकुलैरिटी ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल तो लोगे ना, 1 2 3 4 0.5 मॉलिक्यूल थोड़ी ना लोगे. ठीक है. और वो नॉन इंटीजर्स होती है. सेकेंड हमने क्या डिस्कशन निकाला, इससे कंक्लूजन क्या निकाला, कि ऑर्डर एप्लीकेबल होगी एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन,
कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती है ना, ऑर्डर जो होता है फर्स्ट ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वो एलिमेंट्री रिएक्शंस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पर भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी तो सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होगी, एलिमेंट्री रिएक्शंस पे एप्लीकेबल होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। और थर्ड डिफरेंस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर जो हम निकालेंगे बाय स्लो स्टेप से निकालेंगे, और वही स्लो स्टेप में होगी, वही किसके बराबर, उस स्लो स्टेप में जो कंसंट्रेशन होगी ना, और उस कंसंट्रेशन की जो पावर्स होगी, वही आपको क्या देगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर। नाउ अब हमारे पास एक इक्वेशन है फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रेट लॉ में ये दे रखा है, तो हमें निकालना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एड इट, 1/2 + 2 कितना आएगा, 2, 1 + 2 = 3/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है इसका, 3/2। ठीक है। नाउ कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई फॉलो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जब एक्स को वाई को कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है। नाउ अब इसका मतलब क्या है, रेट = के, ये रिएक्टेंट मतलब एक्स कन्वर्ट हो रहा है वाई में, और वो सेकेंड ऑर्डर है, यानी पावर क्या है, 2। अब कंसंट्रेशन एक्स की कितने टाइम इंक्रीज कर दी है, 3 टाइम्स, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 टाइम्स। ठीक है। तो अब जब कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो गई है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3×2 = 9, तो यानी 9 टाइम आपकी क्या कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई। So I hope you understand, बच्चे, that you have this clear this concept of the chemical kinetics or the rate of a reaction. So student, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सो ओके, बाय बाय।